हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैथ्स की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन। मॉक टेस्ट 4 आपने दिया होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने दिया है मॉक टेस्ट। कुछ बच्चों को मैंने देखा नहीं दिया, बहुत कम ही बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है। लेकिन बच्चों क्या है कि मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, बच्चों को लगता है कि मॉक टेस्ट सर नहीं देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख लूँगा। एक दो जगह मिस्टेक हुई है मॉक टेस्ट में, मैंने देखा। देखिए लास्ट वीक कह सकते हो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो आई थिंक मॉक टेस्ट में एक दो जगह प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, उसमें सारे क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन में जो एरर था उसको मैं डिलीट करके शुरुआत से बता रहा हूँ। तो बच्चे देखते हैं मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन क्यों मैं लेके आता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जो एसएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। पिछले मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन अब मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल मॉडरेट कर दिया हूँ। जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्री लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस को रखने की कोशिश किया हूँ इस बार। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें इजी दिखेंगे, एक दो क्वेश्चन इसमें टफ दिखेंगे, ये प्री लेवल का क्वेश्चन होगा सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे देखो आप। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ फिर सॉल्व कर दूंगा। दिया हुआ है कि ए, बी और सी क्रम से किसी काम को 12 दिनों, 6 दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। देन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑल्टरनेटली, ए को असिस्ट कर रहा है बी और सी ऑल्टरनेट डे पे, नेक्स्ट डे पे, इन हाउ मच टाइम टोटल वर्क भी कंप्लीट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज से बना सकते हो आप, इसे एलसीएम से भी बना सकते हो। तो ए हो गया 12, बी हो गया क्या, दिस इज द 6, और सी हो गया अपने पास कितना, सी का दिया हुआ है 15। यह हो गया एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया, एलसीएम लिया। कंप्यूटर क्वेश्चन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन का। तो 12, 6 और 15 का एलसीएम क्या हुआ, दिस इज द 90। अगर मान लो यह 90 है तो यह क्या हुआ, आई थिंक 19 है, दिस इज द 120 ले लो, 120 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज द 10, दिस इज द 20, और अपने पास यहाँ क्या हो गया 60 भी ले सकते थे। अगर 120 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 से भी बन जाएगा, 60 से भी बन जाएगा। मान लो हमने 60 लिया, ये क्या हो गया 5, यह हो गया 10, यह हो गया 4। अब क्या दिया है कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑल्टरनेटली, मतलब पहले काम ए प्लस बी मिलकर कर रहा है, बाद में ए प्लस सी मिलकर कर रहा है। तो ए प्लस बी का काम कितना हो गया, 5 प्लस 10 15, 5 प्लस 10 15। ए प्लस सी का क्या हुआ, 5 प्लस 4, दिस इज द 9। तो क्या दिख रहा है कि पहले काम ए प्लस बी ने किया, दूसरे दिन काम ए प्लस सी ने किया। मतलब 2 दिन का काम कितना हुआ, 15 9 24 काम, 24 डेज, 24 वर्क कितने दिनों में, 2 दिनों में। याद रखना, पहले दिन ए प्लस बी ने किया, पहले दिन कौन कर रहा है, ए प्लस बी ने वर्क किया, बाद में कौन कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है। तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, यहाँ दिख रहा है। तो टोटल 2 दिनों में कितना काम हुआ, 24। अब यह 24 का टेबल चलेगा, पहले 2 दिनों में 24 वर्क, फिर 2 दिनों में 24 वर्क, 24 24 48 हो चुका है। क्या है, क्लियर है, कितना हो गया, 48 हो गया। अब फिर देखो 2 दिनों में क्या हुआ, 24 24 24, 15 10 और 15 क्या हुआ, 15 और दूसरा 5 प्लस 4 9 हो गया, 15 9 हो गया 24 24 24 24 3 हो गया, फिर 24, 4 दिन हो गए, 1 2 3 4। क्लियर है, कितने कितने हो गए, 4 दिन हो गए। तो अपने पास पहले दिन क्या हुआ 15, फिर दूसरे दिन 9, 15 9 24, 2 दिनों में 15, फिर 2 दिनों में 15, फिर 2 दिनों में 15, फिर 2 दिनों में 15। तो क्या हुआ 24 24 24 24, यह क्या हो गया 96। देखिए इतना काम तो ही नहीं है, काम कितना अपने पास, सिर्फ ओनली 60 है। तो ओनली 60 है, ये 2 24 तो होगा ही नहीं, 24 24 क्या हुआ 48। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, 2 दिनों में 24, फिर 2 दिनों में 24, मतलब 4 दिनों में टोटल 48 वर्क हो चुका है। अब किसकी बारी है, अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ से देखो तो a प्लस बी ने पहले किया 24 15, फिर 9, फिर a प्लस बी की बात करूं फिर यह 15, फिर a प्लस सी की बात करूं तो यह हो गया 9। मतलब ये क्या हुआ, देखो 15 9 24 24 48 काम हो चुका है। अब किसकी बारी है, फिर a प्लस बी की बारी है। तो a प्लस बी ने क्या किया, फिर 15 किया। तो अब ये क्या हो चुका है, 15 9 24 24 24 48। अब काम कितना बचा हुआ है, अब काम बचा हुआ है 12 काम बचा हुआ है, और यहाँ काम कितना कर सकता है 15। तो यह 15 काम तो करेगा नहीं, क्योंकि हमें 12 ही काम करवाना है, क्योंकि 12 करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क क्या है 60। 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 9 24, 24 24 48 हो चुका है, बच कितना गया 12। अब यहाँ a प्लस बी करेगा तो 15 वर्क करेगा 1 दिनों में, तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्क करेगा 1 दिन में। लेकिन काम कितना है चाहिए, सिर्फ 12 काम, तो 1/15 इंटू 12 क्या हो गया, 3 4 जा 3 5 जा, मतलब 4/5 डेज लगा। किस काम को करने में 4/5 डेज लगा, इस 12 काम को। यहाँ 15 काम नहीं करना है, यहाँ कितना करना है, सिर्फ 12 करना है। लेकिन a प्लस बी 15 वर्क करता है क्या, 1 दिन में। तो 12 वर्क करने के लिए क्या चाहिए, 4/5 डेज चाहिए। तो अब कितने दिन गुजर चुके, देखो 1 2 3 4 दिन, ये
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 दिन गुजर चुके हैं और 5वें दिन सिर्फ 4/5 डेज, टोटल एक दिन तक काम नहीं करना। तो क्या हो गया अपने पास टोटल 4:4/5, मतलब इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो क्या हो गया क्वेश्चन में, क्या था, A 12, B 6, C 15 दिनों में टोटल काम कंप्लीट करता है। टोटल वर्क है 60, 1 डे वर्क हो गया 5, 10 एंड 4। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में दिया है A इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑल्टरनेटली, A को हेल्प पहले B कर रहा है फिर C कर रहा है। तो A की हेल्प पहले B करेगा, मतलब A प्लस B मिलकर काम कर रहा है। तो A प्लस B ने मिलकर किया 5 + 10 15 वर्क किया। A प्लस C कितना करेगा, A ने क्या किया 5, C ने क्या किया 4, तो 9। तो A प्लस B ने किया 15, A प्लस C ने 9। अब फिर A प्लस बी करेगा, मतलब रिपीटेशन फिर A प्लस बी का आएगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो रिपीटेशन में हो तो 15 9 24 हो गया। फिर अगले में फिर A प्लस बी, A प्लस सी, 24 24 48, बच कितना गया 12। तो अब 12 काम करेगा A प्लस बी मिलकर। लेकिन दिया हुआ है कि A प्लस बी एक दिनों में 15 काम करता है, तो 15 काम करने में एक दिन का टाइम लगता है, तो 12 काम करने में 4/5 डेज लगेंगे। तो टोटल दिन कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 और 4 + 4/5, 4:4 और 5 डेज में वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज से भी बता सकते हैं। जैसे देखो अगर इसको मैं परसेंटेज से बनाना है तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा सॉल्व, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेथड सेम है, लेकिन बस एक जस्ट आपको बता सकता हूँ कि एक अप्रोच अलग होगा। कंप्यूटर क्वेश्चन फिर से ले आइए, वही क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ही था, यही क्वेश्चन था। क्या दिया था, A किसी काम को 12 दिनों में, B उसी काम को 6 दिनों में, C उसी काम को 15 दिनों में। तो ध्यान से समझना कि A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग, 1/12 मतलब क्या होता है 8.33, या एक दिन में 1/6 भाग मतलब 6.66, और C एक दिन में 1/15, तो यह क्या 16.6, C एक दिन में 1/15, 1/15 हो गया 6.66, गॉट इट। अब क्या दिया कि A प्लस बी मिलकर पैसे काम कर रहा था, A प्लस बी क्या हुआ 16 8 24 है 25%, और A प्लस सी मिलकर देखूं तो 8 से 14 है 15%, तो टोटल कितना काम हो गया 40%। दिख रहा है कि A प्लस बी ने किया 16 8 24 है 25%, A प्लस सी ने किया 8 से 14 एक 15%, तो A प्लस बी ने 25, A प्लस सी ने 15, दोनों मिला कितना हुआ 40%। 40% काम 2 दिनों में, क्योंकि पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तो 40% काम 2 दिनों में, फिर 40% काम 2 दिनों में, रिपीटेशन हुआ ना, पहले 2 दिन 4 दिन हो गया। अब 80% काम हो चुका है, कितना परसेंट काम बचा 20%, काम कितना बचा 20%, तो 20% काम बचा है। अब क्या 20% काम बचा है, तो अब 20% काम में किसकी बारी है, A प्लस बी की बारी है, तो A प्लस बी की बारी है, तो A प्लस बी कितना करता है 25% काम, तो 25% काम करता है एक दिनों में, 25% काम करता है एक दिनों में, तो 25% काम एक दिनों में, तो उसे काम कितना करना है सिर्फ 20% करना है, तो 20% काम कितने दिनों में हो जाएगा 1/25 × 20, तो 4 5 जा 4 4, अपने पास 5 4 जा 5 5 जा 4/5 हो गया, 4/5 दिन। और यहाँ पहले से कितना था देखो 2 दिन 2 दिन 4 दिन, और 4 + 4/5, तो 4 + 4/5 आ गया आंसर, गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, A किसी काम को 12 दिनों में एक दिन में 8.33%, B उसी काम को 6 दिनों में एक दिन में 16.66%, C उसी काम को 15 दिनों में एक दिन में 6.66%। A को हेल्प करता है B और C। तो पहले दिन A प्लस बी ने काम किया, A प्लस बी ने कितना किया 16 8 24 1 25%, बाद में काम किया A प्लस सी ने, तो A प्लस सी ने क्या किया 8 से 14 1 15%, तो A प्लस बी ने पहले 25, A प्लस सी ने बाद में 15, तो 2 दिनों में कितना काम हुआ 15 + 25 40%, तो 2 दिन में 40%, नेक्स्ट अगले 2 दिन में फिर 40%, तो 40 40 हो गया 80, बच क्या गया 20% काम। अब किसकी बारी है, पहले A प्लस बी ने किया, फिर A प्लस सी ने किया, अब फिर A प्लस बी करेगा, फिर A प्लस सी करेगा, 4 दिन हो जाएंगे, फिर A प्लस बी की बारी आएगी। तो A प्लस बी के लिए अब टारगेट क्या है, सिर्फ 20% का टारगेट है। ध्यान से देखो ना, A प्लस बी ने पहले क्या किया 25, फिर A प्लस सी ने क्या किया 15, फिर A प्लस बी ने क्या किया 25, फिर A प्लस सी ने क्या किया 15। अब किसकी बारी है, A प्लस बी की बारी। A प्लस बी के लिए सिर्फ 20% बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 100% होता, 15 + 25 + 15 40, 25 + 15 40, 80 हो चुके। अब क्या बचा, सिर्फ 20% बचा। तो अब यह 20% किसके हिस्से आएगा, A प्लस बी के हिस्से। तो A प्लस बी जो है 25% करता है एक दिन में, तो 20% के लिए क्या है 4/5 डेज, तो टोटल क्या हुआ 4 + 4/5 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाए।
तो बच्चे देखो, इसलिए मैंने इसको टाइम लगा, डिटेल में मैंने समझाया। वैसे क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बहुत जल्दी, या तो रेशियो मेथड से, मतलब सॉरी, या तो परसेंटेज मेथड से, या तो एलसीएम मेथड से, किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस दिस इज द 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, यह दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इसकी वैल्यू दी गई है 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, यह दिया है 2b प्लस 3c माइनस 12bc, यह दिया हुआ है। आपको क्या दिया? फाइंड द a to b to c की वैल्यू बतानी है। a to b to c। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? कंप्यूटर ये क्वेश्चन हटा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले -12bc दिया हुआ है, 12bc दिया है। बच्चे यह ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो कंफर्म है कि a b c का रेशियो निकालना है, मतलब a b c के फॉर्म। तो अब इस क्वेश्चन को देख के क्या दिख रहा है? यह किसी का स्क्वायर है क्या? एक चीज आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस 2 या प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। तो जब मैं इधर लाऊं तो ये क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर, 4b को लिख दिया 2b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6ac प्लस 12bc, यह दिख रहा है। तो दिख रहा है ये दोनों पोर्शन माइनस है। यह दोनों पोर्शन माइनस कब होगा? जब यह फॉर्मूला a, अगर मैं इसको माइनस ले जाऊं, अगर मैं यहां से प्लस कर दूं, और यहां देखना ध्यान से, यहाँ क्या है? ए बी है, और यहाँ क्या था अपने पास? यहाँ माइनस था। तो यहाँ माइनस था, इस फिक्स है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्लियर? तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है? अगर मैं लिखूं a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2c। क्लियर है? प्लस 2bc प्लस 2bc और यहाँ माइनस 2ac। क्यों दिख रहा है? देखो माइनस, ध्यान से देखना। ये जो टर्म है BC वाला टर्म प्लस है, ध्यान से देखना, इसको बार बार हम लिखेंगे नहीं। BC वाला टर्म्स प्लस है और AB और AC वाला टर्म माइनस है। तो माइनस कब होता है? जब एक प्लस एक माइनस हो। और प्लस कब होता है? या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। तो BC वाला टर्म क्या है? दोनों प्लस है, मतलब B भी माइनस रहा होगा और C भी माइनस रहा होगा, तभी तो B इंटू C क्या हो गया? प्लस हो गया। B वाला टर्म भी माइनस, फिर से गौर से देख सुनना, B वाला टर्म भी माइनस रहा होगा, C वाला टर्म भी माइनस रहा होगा, तभी तो B इंटू C हो गया ये प्लस। जबकि A और C दोनों, मतलब AB और AC दोनों माइनस है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? A। इट मींस कि A वाला टर्म तो प्लस रहा होगा, लेकिन B और C दोनों क्या रहा होगा? माइनस रहा होगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? A माइनस 2b माइनस 3c का क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 आया, मतलब A इक्वल टू क्या हो गया? 2b प्लस 3c। अब क्या था क्वेश्चन में कि ऑप्शन बताना था कि कौन सा A is to B is to C का ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चे यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास नजर क्या आ गया? अपने पास नजर आया कि A इक्वल टू 2B और प्लस 3C आ गया। अब कंप्यूटर जी क्वेश्चन ले आइए, फिर से वही क्वेश्चन यही है। अब दिया है कि इन दो तीनों में बताना है कि A is to B is to C का अनुपात क्या हो सकता है। तो बच्चे क्या दिख रहा है कि अपने पास 6 2 3 फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे, क्या सेटिस्फाई करेगा? कभी भी नहीं। सेकंड करते हो 3 2 6, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि A तो दिख रहा है B और C से ग्रेटर है। तो A दिख रहा है B और C से ग्रेटर, तो एक ही केस में ग्रेटर है, और वह क्या दिख रहा है? फर्स्ट और C ऑप्शन। फर्स्ट सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, C सेटिस्फाई कर रहा है। अब C को सेटिस्फाई करवा 18 इक्वल टू 2 इंटू क्या है? B, 2 इंटू 3, 3 इंटू क्या है? 4, क्या हो देखो 12 और 12 6 क्या हुआ? 18। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन क्या है? सी। आंसर हो गया, दिस इज द सी। तो सी आंसर है अपने पास। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बोट कवर 1 इंटू 2/3 किलोमीटर इन 5 मिनट इन स्टिल वाटर। मतलब ये क्या दिया है? शांत जल में बोट की स्पीड दी गई है। दूसरा दिया फॉर द वुडन बॉक्स कवर 1 किलोमीटर इन 12 मिनट ड्यू टू द ओनली स्पीड ऑफ करंट। मतलब करंट की स्पीड दी गई दूसरे कॉन्सेप्ट में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो सिंपल सा है आपको कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट को दोनों को क्या करते हैं? ऐड अप कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट को किलोमीटर पर आवर में दिया होता तो ज्यादा आसानी से बना लेते। तो इस तरीके से देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोच सकते। एक तो 5 मिनट दिया है, दूसरा दिया हुआ है क्या? 12 मिनट, और फाइनली फिर लिख दिया है 12 मिनट। तो या तो सबको 12-12 मिनट में कन्वर्ट कर लो तो वो ज्यादा आसान होगा, लेकिन उससे बेटर है कि मैं सोचता हूँ कि इसको इस
किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तो बोट की स्पीड में देखूं, अगर बोट की स्पीड में निकालने की कोशिश करूं तो बोट के बारे में दिया कि 5 मिनट में बोट जो है वह चलता है कितना, 3 × 5/3 किलोमीटर। तो बच्चे 5 मिनट, तो 5 मिनट में तो 60 किलोमीटर मतलब क्या है 1 आवर, 1 आवर मतलब क्या होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में बच्चे यह कितना गुना है इसका, यह इसका दिख रहा है 12 गुना। तो इसका 12 गुना क्या हो जाएगा 5/3 × 12, 3 4 जा मतलब क्या हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई। अब स्पीड ऑफ करंट निकालेंगे, क्या दिया हुआ है कि यह 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है करंट, 1 किलोमीटर। क्यों दिया है कि जो एक वुडन बॉक्स है वह सिर्फ करंट की वजह से 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो करंट की वजह से चल रहा है मतलब करंट की स्पीड है क्या 12 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर 60 मिनट में क्या है 5 गुना, तो 5 गुना क्या हुआ 5 किलोमीटर। ये इसका 5 गुना दिख रहा है ना 60 मिनट। क्यों 60 मिनट निकाला, किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना चला। तो 1 घंटे में चल रहा है, बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो अपने पास यहां तक आ गया कि बोट की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, v1 जो आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट वो आ गया 20 किलोमीटर पर आवर और v2 आ गया वो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि धारा की दिशा में स्पीड ऑफ, तो धारा की दिशा में क्या होता है v1 + v2 वह क्या आ गया 20 + 5 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। बोला 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 12 मिनट टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, मिनट है 12 मिनट, 60 से कर दो 5 से 5, दिस इज अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो कितना चलेगा यह 5 किलोमीटर चलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, इससे 5 किलोमीटर चलेगा। क्लियर। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे 5 मिनट में चलता है देश, तो 12 मिनट में कितना। अगर आप इसको ऐसे सोच सकते थे, देखो इसका दूसरा मेथड भी बता दो, डायरेक्ट समझ में आ जाता। क्या है कि देखो करंट की स्पीड है 12 मिनट में, करंट की स्पीड 12 मिनट में 1 किलोमीटर है, 12 मिनट में 1 किलोमीटर, ये तो करंट चला। और बोट की एक्चुअल स्पीड भी है, बोट की एक्चुअल स्पीड क्या है कि 5 मिनट में चलता है 5/3, 5 मिनट में 5/3, तो 5 ऐसे लिख दो, 5 मिनट में यह चलता है 5/3 किलोमीटर। तो 12 मिनट में कितना चलेगा, देखो 5 से 5 कट गया, 1/3 × 12 4, तो 4 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ, यह क्या चला 4 किलोमीटर। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि करंट की वजह से 1 किलोमीटर चल रहा है 12 मिनट में और बोट अपनी वजह से 4 किलोमीटर चल रहा है 12 मिनट में। तो टोटल ये 12 मिनट में कितना चल रहा है 5 चल रहा है, क्योंकि करंट की स्पीड प्लस क्या बोट की स्पीड, दोनों का ऐड कर दूं तो 1 + 4 5 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 5। हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, मतलब क्वेश्चन देख के हम आंसर बता सकते थे। समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ था डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट मेथड था वो लास्ट मेथड मैंने क्या बताया, जो बेसिक मतलब कुछ भी डेटा लिखा हो उस मेथड से बन जाएगा। और यह जो क्वेश्चन, ये जो मेथड बताया ये डेटा पे डिपेंड करता है कि अगर डेटा इस तरीके से दिया हो तो वो ज्यादा आसान था। क्वेश्चन में दिख रहा था डेटा को फाइंड आउट करते कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर करंट की वजह से, 12 मिनट में यहां था ना कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर करंट की वजह से। दूसरा दिया हुआ था कि बोट की अपनी स्पीड 5 मिनट में 5/3, तो 12 मिनट में क्या हुआ 12/3 मतलब 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर चला अपनी वजह से और धारा की वजह से 1 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते स्पीड क्या होता है प्लस, तो 12 मिनट में कितना चलेगा 5 किलोमीटर। आगे आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखो यह डी आई है, इस डी आई को अच्छी तरीके से समझ लो। डी आई है क्या, डी आई में जो ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस नीचे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बंच ऑफ 5 स्टूडेंट। मतलब ये जो गोले दिख रहे हैं यह रिप्रेजेंट क्या गोला कर रहा है कि 5 स्टूडेंट का बंच, मतलब। और ये जो दिए हुए ये दिया है फुल मार्क्स, मतलब 0 5 10 15 20 30 35 40 45 50, मतलब फाइनली फुल मार्क्स कितने हैं 50 तक। क्लियर। और यह दिया अपने पास कि ये जो पहले समझो, ये जो एक गोला, जैसे मान लो 25 से 30 के बीच में कितने गोले हैं 1 2 3 गोले हैं, मतलब 25 से 30 मार्क्स पाने वाले, 25 से 30 के बीच मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं 5 5 5, मतलब 15 बच्चे जो हैं जो 25 से 30 के बीच में मार्क्स प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि 25 से 30 मार्क्स के बीच में कितने गोले हैं 3 गोले, और एक गोले कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करता है 5 बच्चों को। तो 25 से 30 के बीच में कितने 5 5 5, 15 बच्चे 25 से 30 के बीच में मार्क्स प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग 30 से 35 के बीच में, तो 1 2 3 4 गोले हैं, तो कितने वो 20 स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स 30 से 35 के बीच में। अब 30 से 35 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कितने मार्क्स हैं, सिर्फ ये दिया है कितने बच्चे हैं जो 25 से 30 के बीच
बीच में, या 30 से 35 के बीच में, या 45 से 50 के बीच में। गॉट इट? तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 41 इज द पासिंग मार्क्स। अगर 41 क्या है? पासिंग मार्क्स है। देन नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। अगर 41 पासिंग मार्क्स है तो पास स्टूडेंट जो फेल स्टूडेंट का कितना परसेंट? तो बच्चे पास स्टूडेंट में देखूं तो 41 पासिंग मार्क्स है। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हो, देखो मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ग्राफ में दिया हुआ है कि 41 से कितना अधिक है। तो 41 देखो, 40 से अधिक जो भी होंगे 41 होंगे। तो 41 40 से अधिक कितने? ऊपर देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 12 12 गोले जो हैं वह 41 से अधिक है, मतलब 40 से अधिक है। तो 12 5 60 बच्चे जो हैं पास हैं। तो जो बच गए वो फेल होंगे। तो नीचे जो बच गए वो फेल होंगे। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12 12 3 15 15 बच्चे हैं। 15 यूनिट जो है वो फेल है। तो 15 यूनिट मतलब 15 गोला दिखा रहा है जो फेल बच्चों में से। तो 15 फेल में से दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बताना था इसलिए हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकाला। इनटू 100 तो 5 3 520 3 4 मतलब 80%। मतलब नंबर ऑफ पास स्टूडेंट जो है वो 80% है। किसका? नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स का। सबको क्लियर हो गया होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 41 पासिंग मार्क्स है। तो 41 पासिंग मार्क्स है, इट मींस कि क्या है कि 40 से अधिक वाले। तो 40 से अधिक वाले कितने बच्चे होंगे? 40 से अधिक वाले अपने पास आ गया। कितने हैं? कितने गोले हैं? 40 से अधिक वाले। अब बोलोगे सर एग्जैक्ट 41 से नीचे या 41, तो 40 का कोई फ्रैक्शन की बात नहीं है, यहाँ सारे इंटीजर्स की बात है, इसीलिए हमने 40 से अधिक, या ये भी लिख सकते हो कि 40 तक क्या था? फेल थे। लेकिन 40 से अधिक जैसे भी आया वो पास हो गए सब। तो 40 से अधिक पॉइंटों में मार्क्स नहीं है। 40 से अधिक मार्क्स वाले जितने हैं सारे गोले हमने रिप्रेजेंट कर लिए। कितने थे? 12। तो 40 से नीचे, तो 40 से नीचे वाले जो बच्चे आए वो कितने थे? 15 बच्चे। तो 15 यूनिट बच्चे फेल है, मतलब 15 5 75 बच्चे फेल है। पास कितने हैं? 12 × 5 60 बच्चे पास है। 60/75 × 100 करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा? 80%। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 80%। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। सेकंड में दिया फाइंड द कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सिंपल सा देखिए, टोटल कितने गोले हमने देखे थे, टोटल है 27 गोले। 27 गोले हैं और एक गोले में कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। 27 × 5 कितना हुआ? 135। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? 135। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द मोर देन 60% मार्क्स। अब परसेंटेज दिया है 60%, तो फुल मार्क्स कितने हैं? 50। 50 का 60% में निकाल लूं तो क्या हुआ? दिस विल द 30। तो 30 मार्क्स से जिसको भी अधिक है वो सब क्या है? पास है। तो 30 मार्क्स से अब वाले पास हैं। तो 30 मार्क्स से नीचे देख लो कितने हैं? 30 से नीचे सिर्फ 3 गोले हैं, मतलब 15 बच्चे जो हैं जिसको 30 मार्क्स से कम मिले हैं। परसेंटेज नहीं, 60%। 60%, 50 का 60% क्या हुआ? 30। तो 30 से अधिक वाले कितने हैं? टोटल अपने पास कितना यूनिट था? 27 यूनिट। 30 से नीचे वाले कितने हैं? 30 से नीचे हमने देखा कि 3 गोले 30 से नीचे हैं। तो मतलब 15 स्टूडेंट्स क्या है जो 30 से नीचे हैं। तो 15 स्टूडेंट को 60% से कम मार्क्स मिले। तो 135 में से 15 घटा दो, कितने बच गए? 120। तो 120 बच्चे जो हैं उनको क्या है? 60% मार्क्स से अधिक मिले हैं, मोर देन 60%। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया? x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? दिस इज द 25। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xq एंड yq। तो बच्चे देखो, सबसे पहले क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है xq और yq का मैक्सिमम वैल्यू याद करना। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए। देखो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। x² = 4 और x = √4, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस। कुछ बच्चों को लगता है दोनों तो सेम है, नहीं बच्चे, दोनों में डिफरेंस है। अगर x² = 4 लिखूं तो x² - 2² = 0, x + 2 और x - 2 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? +-2, जबकि यहाँ x की वैल्यू सिर्फ 2 आई। तो यहाँ x = सिर्फ 2 होगा, जबकि इसकी वैल्यू +-2 होगी। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ये याद रखना कि अगर स्क्वायर है तो ये +-4 दोनों होगा। अगर सिर्फ x + 2 = √16 होता, मतलब सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती, तो ये याद रखिएगा, जब भी रूट दिया है तो सिर्फ इसकी वैल्यू 2 आएगी, और अगर यह दिया है तो इसकी वैल्यू +-2 दोनों होगी। यह दोनों में डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखना।
क्लियर है? ऐसा नहीं कि रट लेना चीजों को, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। क्योंकि रूट फोर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 2 ही होगा। बोलोगे सर इसी को तो स्क्वायर कर दूं सेम ही हो जाएगा। बच्चे क्या होता है कि जब आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स होता है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप कुछ भी गलत प्रूव कर सकते हो। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि x इक्वल टू क्या +1 -1 अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मैंने लिखा कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखना ध्यान से मैं कैसे प्रूव करता हूं। हमने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां y स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये भी तो 1 ही आएगा ना, गॉट इट। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर है, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। जैसे लिखा x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि x इक्वल टू y, x इक्वल टू y प्रूव हो गया। तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है -1। क्या ये पॉसिबल है कि 1 इक्वल टू -1? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मिस्टेक क्यों हुआ? ये मिस्टेक ये हुआ क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स कर दिया, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो रियल मैथमेटिक्स बोलो तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने वो एक गलत है, लेकिन काफ़ी जगह हम कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में देखो मैथमेटिक्स में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इज अ रॉन्ग प्रोसेस, वह एक रॉन्ग प्रोसेस है। तो उसकी बात हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, और अगर ये दिया हुआ है तो प्लस माइनस तो दोनों आएगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यह था कि हमें यह बताना था कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स क्यू वाई क्यू, तो ये फिक्स है कि ये दोनों रेशियो में है, मतलब अगर पॉजिटिव होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रेशियो में ना होता तब तो नेगेटिव बहुत स्मॉलर होता, हमें हर हालत में पॉजिटिव लाना था। तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी आएगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम जानने, किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन में है तो मैक्सिमम जानने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर ज्यादा से ज्यादा नंबर हो और नीचे स्मॉलर से स्मॉलर नंबर हो। अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूँ 3/4, तो ये क्या है कि अगर x ज्यादा से ज्यादा होगा और y क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, तभी वो नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x ग्रेटर टू ग्रेटर के लिए हम x प्लस 2 इक्वल टू प्लस भी लिख सकता हूँ 4, माइनस भी लिख सकता हूँ 4। तो x ज्यादा बनाने के लिए अगर मैं यहाँ x इक्वल टू +4 लूँ तो x की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी। लेकिन अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू -4 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो गई, -6 हो जाएगी। इंटीजर में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि ऊपर नीचे है तो दोनों निगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों नेगेटिव ही आना चाहिए। तो x इक्वल टू -6 आ गया। दूसरे से मैं देखूं कि y -3, तो y -3 इक्वल टू अगर मैं -5 लेता हूं, हमें कम से कम चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, तभी वो ग्रेटर नंबर्स होगा। तो y -3, तो y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ हो गई -2। अब y की वैल्यू -2, तो क्या है एक्स क्यू और y क्यू की वैल्यू क्या हो गया, -5/-2 का होल क्यूब। तो ये क्या हुआ देखो आप, इसमें सॉरी -6/-2, तो ये क्या हुआ 3, तो 3 का क्यूब क्या हुआ 27, तो आंसर विल बी 27। क्लियर है, 6/2 हो गया 3 का क्यूब करोगे 27, आंसर आ गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू, अगर वही मिनिमम निकालना होता मतलब हम क्या करते, नेगेटिव बना देते। मिनिमम निकालना सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते, मतलब एक पॉजिटिव लाते एक नेगेटिव लाते। और नेगेटिव में भी कैसे लाते कि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखते, ऊपर वाली वैल्यू को कम से कम रखते। मतलब नीचे वाली वैल्यू को हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते, ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते, तो यहाँ क्या करते हम +5 ले लेते। अगर हम बात करूं मैं यहाँ कि +5 ले लेता तो यहाँ क्या होता, +5 लेते 5 और उधर चला जाता 3, तो 8 हो जाता। तो y की वैल्यू क्या हो जाती अपने पास, y की वैल्यू हो जाती है अपने पास -8, तो ऑब्वियसली, और x की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर ले लेते कुछ भी, तो इस तरीके से उसके मिनिमम भी आ जाती। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना था, मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना था मतलब दोनों वैल्यू या तो नेगेटिव होनी चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने दोनों नेगेटिव लेने की कोशिश किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि y की वैल्यू छोटी से छोटी और x की वैल्यू ग्रेटर से ग्रेटर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमने क्या निकाल लिया, -6। y की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो -6/-2 क्यूब किया, क्या हो गया आंसर 27। क्लियर है, तो सबको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब दिया tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin 2 थीटा 1 - sin 2 थीटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा की वैल्यू की क्या दी गई है, 3/4। क्या निकालना था, 1 + sin 2 थीटा मतलब 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। बच्चे दिख रहा है कि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 को क्या लिख सकते हो, कंप्यूटर इक्वेशन हटा दीजिए, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। वैसे यहाँ क्या लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। बच्चे यह चीजें हो गई।
अब जैसे दिख गया 1 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या दिख रहा है अपने पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, गॉट इट। और यहाँ से ये क्या दिख रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ से लगा सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3 + 4 अपॉन 3 - 4, दिस इज द व्हाट 7/-1, गॉट इट। आ गया 7/-1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, तो क्या हुआ 49। क्या आंसर आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, क्या आएगा आंसर 49। तो आसान सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्री लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्री लेवल पे आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा था 3/4 था, अपन को ये निकालना था, हमने फॉर्मूला सिंपल सा पुट किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से भी वैल्यू पुट कर दो, 3 और 4 पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू 3, कॉस थीटा की वैल्यू 4 पुट कर दो, 3 + 4 7 हो गया, और 3 - 4 क्या हुआ -1, तो 7/-1 का होल स्क्वायर, दिस इज 49। आंसर आ गया डायरेक्ट 49। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या दिया है, वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये 4 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आपको एरिया बताना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के सोचते कैसे, एक पॉइंट तो 0 0 है बच्चे, दूसरा पॉइंट 9 9 है, 9 9 दूसरा पॉइंट, उधर वाला पॉइंट A और C है, यह क्या है 3 6, यह है 3 6, और तीसरा क्या है 6 3, यह है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली है क्या, यह है क्या। देखो 0 और 6 3 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 0 6 3, 6 के बाद 36 और 9, 36 और 9 क्या 45, तो √45 है। ये क्या है √45 है इसका डिस्टेंस। देखो यहां से देखो तो 3 6 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 6 का स्क्वायर क्या 36, 36 + 9 45, √45। इसकी बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 9 और 6 का डिफरेंस क्या है 3, और 9 और 3 का डिफरेंस क्या है 6, वही है √45, यह भी √45। मतलब क्या दिख रहा है कि चारों भुजाएं बराबर, मतलब यह एक रोम्बस होगा या तो एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्योंकि यह 90 डिग्री नहीं बना रहा है, यह 90 डिग्री नहीं बना रहा है, यह क्या दिख रहा है चारों भुजाएं बराबर, मतलब क्या है रोम्बस है। ध्यान से समझना कैसे हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसे लगा। ऐसे क्वेश्चन हम ढूंढते हैं कि बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, व्हाट इज गिवन। तो हमने देखा कि 1.00, 1.63, 1.99, 1.36, यहाँ सब नजर आ गया कि अगर हम देखें, मैं इसे ध्यान से, तो यह क्या दिख रहा है कि इसके भुजाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भुजाएं क्या है √45। इसको देखो ये भी 45, इसका डिफरेंस देखा ये भी 45, यह डिफरेंस देखा ये भी 45। बच्चे क्या होता है कि एक बार अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस बना लिए तो कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखो इसी जगह पे अगर डेटा इस तरीके से रहता ना कि 3 और 4 7 7, 4 और 3, देखो सेम आता। समझने की जरूरत है, एक क्वेश्चन ऐसे बना लिया पेपर में ऐसे आ गया तो समझ में आ जाना चाहिए एक रोम्बस है। अगर मैं लिख देता क्या 4 5 9 9, 4 5 4, देखो सेम आता। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो मैं लिख देता 3 7 10 10 7 3 0 0, देखो सेम आता। दिख रहा है कि 3 + 6 9 है, यहाँ भी 3 + 6 9 है, और यहाँ 9 9 है। मतलब जब भी इस तरीके से डेटा आ जाए, डेटा का खेल है ये सारा, जो SSC CGL के प्री के क्वेश्चन है डेटा का खेल है। क्वेश्चंस आसान से होते हैं, मेथड सब बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है और डेटा का खेल पता होता है कि डेटा इस तरीके से चेंजेस होगा, इट मीन्स हमें पहले ही समझ में आता है ओके ये क्वेश्चन में तो ये सारी चीजें हमें पता है कि यह एक रोम्बस है। अब रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, ½ × d1 × d2, ½ × d1 × d2, अपने पास यही है। तो ½ × d1 × d2 एरिया निकालना। तो बच्चे इसका मेथड ये भी है कि यहाँ से ऐसे आप ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, 2 ट्रायंगल है, लंब डाल दो, एरिया निकल जाएगा। लेकिन उससे बेटर है क्या कि अपने को ये समझ में आ गया कि यह जो है अपने पास है क्वेश्चन में कि यह एक रोम्बस है, और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ½ × d1 × d2। तो डायगोनल क्या हुआ, सबसे पहले ये जान लीजिए अपने पास जो पॉइंट था, तो डायगोनल क्या हुआ, अगर ये 9 9 है और यह 0 0 है तो यही इसका डायगोनल है। यहाँ से ये d1 निकालूं तो d1 क्या हुआ 9√2 होगा, 9√2 कैसे हुआ देखो आप, 9 9 9 - 0 होल से 81, 9 - 0 81, तो √81 + 81 मतलब क्या हुआ 9√2 हो गया एक डायगोनल।
यह D2, यह क्या हुआ, दिस इज द 3 6 और यह है 6 3। तो बच्चे अगर मैं इस डायगोनल की लंबाई निकालूं तो D2 क्या हो जाएगा, D2 विल बी द व्हाट, 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 9, तो 9 9 क्या हुआ अपने पास, 9 + 9 18, मतलब क्या हुआ, दिस इज द 3√2। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये D1 निकाला तो क्या हुआ, 9√2। कौन सा फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तक कंप्यूटर क्वेश्चन हटा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं लिखूं x1 y1 x2 y2, तो बच्चे इसका पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने यह डिस्टेंस निकाल दिया, D1 D2। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 9√2 इंटू वाट 3√2। देखो √2 से कैंसिल, 2 हो गया, क्या हुआ 27, आंसर विल बी 27। क्लियर, तो आंसर क्या था 27। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि रोम्बस है, रोम्बस पता चल गया, कहाँ से पता चल गया, देखो कॉम्बिनेशन 6 3 3 6 9 9, कंफर्म है। इस तरीके से क्वेश्चन हो कभी भी दिया हो तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका डिफरेंस भी देखो 3 है, इनका भी डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 3, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 3, मतलब है कि दिख रहा है कि यह एक रोम्बस है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये D1 निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने D2 निकाला, हाफ इंटू D1 इंटू D2 के आंसर आ गया। बच्चे क्या इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको रेक्टेंगल्स दिख जाएगा, कभी कभी इसमें स्क्वायर दिख जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद एरिया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये अपने पास दिया है क्वेश्चन, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 6 men and 8 women, देखो यह भी डेटा का खेल है, 6 men and 8 women, 6 men and 8 women किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यह काम को दिया हुआ है अपने पास 6 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। अब दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मल्टीपल्स हैं। बच्चे अगर मैं बोलूं इसको 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 men + 4 women कितने दिनों में। तो बच्चे क्या है कि अगर 6 men + 8 women 6 दिनों में करते हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूं तो 3 men + 4 women, तो 6 × 2 क्या करेंगे, 12 दिनों में काम को करेंगे। 6 × 2 यह क्या हो गया, 12 दिनों में काम को कर रहे हैं। कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में काम को करेंगे। आगे लाइन क्या है कि 12 women and 12 women plus 9 men, 9 men। तो अब बच्चे ये क्या दिख रहा है कि 9 men plus 12 women, इसमें क्या कॉमन है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ क्या बच गया 4, कितने दिनों में। तो अब यहाँ 3, अब यहाँ ध्यान से देखना, 3 men plus 4 women 12 दिनों में, तो 3 men plus 4 women का क्या 3 गुना, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 गुना हो गया तो डेज क्या हो गया 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12/3 क्या हो गया, दिस इज द 4, यह हो गया 4 डेज। ये और ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये 4 डेज में कर सकता है। अब पूछा क्या जा रहा है, सिंपल सा देखो, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी डेज, 18 मैन, 18 मैन प्लस क्या है, 18 मैन प्लस क्या दिया हुआ 24 वुमेन, तो 44। क्या दिख रहा है, क्या कॉमन आएगा इसमें, इसमें कॉमन आएगा 6, जैसे 6 कॉमन आ गया तो 3 मैन प्लस क्या 4 वुमेन। तो बच्चे क्या इससे इसका कंपेरिजन करो, यह 12 दिनों में कर सकता है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ डेज 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हुआ 12/6 क्या हो गया, दिस इज 2 डेज। कोई दिक्कत नहीं, ये तो जस्ट ये प्रोसेस का कोई यूज ही नहीं था, ये तो प्रोसेस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से नंबर आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। 6 men 8 women 6 दिनों में, तो 2 इसमें कॉमन ले, जैसे 2 कॉमन लिया मतलब 3 men + 4 women क्या हो जाएगा, इसका जस्ट 2 गुना, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कम हो रहे हैं, तो यह हो गया 12 दिन। अब पूछा यह जा रहा था 18 men + 24 women, इसका तो कोई यूज भी नहीं है कि 18 men + 24 वुमेन, तो 6 कॉमन हुआ 3 men + 4 वुमेन का 6 गुना, तो नंबर ऑफ पर्सन 6 गुना हो तो डेज क्या हो गया 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो डेज 12 में 6 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया 2 डेज। क्लियर है, तो अपने पास आंसर हो गया 2 डेज। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया 75% ऑफ द वर्क, तो 2 डेज में टोटल काम करता है, 75% के लिए कितना लगेगा, सिर्फ 75% डेज लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज किस पे डिपेंड करेगा, वर्क पे, सिर्फ 75% काम करवाना है। 2 डेज में वो टोटल कंप्लीट काम करेगा, 75% काम करने के लिए 3/4 पार्ट, तो 2 2 जा मतलब क्या हुआ, दिस इज द 1.5 डेज, आंसर विल बी द 1.5 डेज। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम, ये 2 डेज क्यों आया, 2 डेज आया टोटल काम करने का, लेकिन 75% ही काम करवाना है उसको, मतलब 3/4 भाग काम करवाना है, तो 2 डेज का 3/4 कितना हुआ 1.5 डेज। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स 10,500, 10,500 हो जाता है कोई पैसा, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, यह 4 वर्षों में हो गया। फिर क्या दिया कि 8 वर्षों में यही पैसा, 8 वर्षों में यह पैसा, 8 वर्षों में यह पैसा हो गया अपने पास कितना? 14,400, 14,400। तो बच्चे दिख रहा है कि यह प्रिंसिपल रहा होगा, तो यह 4 वर्षों में यह, 8 वर्षों में यह कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि यह 4 वर्षों में यह पैसा कितना हो रहा है, दिख रहा है यह 4 वर्षों में, यह 0 से 0 कैंसिल, 7 से काट दो, 7 1 7 से काट दो, क्या हुआ 1, एक बार क्यों गया 7 15, 3 7 3 5 मतलब क्या हुआ 5:7 हो गया। मतलब लिख सकता हूँ आपका पैसा 5 से 7 हो गया, कितने वर्षों में? इन 4 वर्षों में, इन 4 वर्षों में आपका पैसा 5 से 7 हो गया। तो आपका पैसा 7/5 टाइम्स हो गया, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। कोई दिक्कत नहीं है, 4 वर्ष। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल P, यह प्रिंसिपल का भी तो 7/5 टाइम्स हो जाएगा, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। और ये 4 वर्ष में आपका पैसा क्या दिया? 10,500। देखो 7 से कट गया, यह कितना हो गया? 1,500। तो प्रिंसिपल आ गया 7,500। आंसर विल बी द व्हाट? 7,500। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, कोई मूलधन 4 वर्षों में 10,500, जबकि 8 वर्षों में 14,400। तो 4 वर्षों में दिस, 8 वर्षों में इतना, तो यह पैसा फिर अगले 4 वर्षों में ये रहा होगा, क्योंकि यहां से यहां 4 और यहां से यहां 8, तो यह डिफरेंस 4 वर्षों का। तो मैं लिख सकता हूं आपका पैसा 4 वर्षों में 10,500 से 14,700 हो गया। किस रेशियो में चेंज हुआ? 5 से 7 चेंज हो गया। मतलब आपका पैसा 7/5 टाइम्स हो गया। 7/5 टाइम्स 4 ईयर्स में, बस इसी को कंटिन्यू रखना है कि आपका पैसा 7/5 टाइम्स हो जाता है 4 वर्षों में। तो इनिशियल मूलधन P, उसका 7/5 टाइम्स हो गया 4 वर्ष में, और 4 वर्ष में पैसा क्या है? 10,500। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? 7,500। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या दिया है कि AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ दिया, दिस इज द 133, और A प्लस B दिया हुआ है 7। तो बच्चे क्या है, देखो कि इसको हम डायरेक्ट पुट करते हैं हिट एंड ट्रायल से। A प्लस B 7 दिया हुआ है, तो A प्लस B 7 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? 1 + 6 हो सकता है, आई थिंक 3 + 4 हो सकता है, 2 + 5 हो सकता है। अब इन तीनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 1 का क्यूब करोगे 6 का क्यूब 216 + 1, तो 217 को कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। 3 + 4 9, 3 का क्यूब क्या हुआ? 27। 4 का क्यूब क्या हुआ? 4 का क्यूब 64, तो 27 + 64 133 नहीं है। लेकिन यहाँ 2 + 5 को अगर मैं सेटिस्फाई करवाऊँ तो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8, 5 का क्यूब 125, 125 + 8 133, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5। अब क्या होगा? A पे पावर 4 + B पे पावर 4, तो A पे पावर 4 + B पे पावर 4, तो दिख रहा है 2 का पावर 4 क्या हुआ? 16, और 5 का पावर 4 क्या हुआ? दिस इज द 625, 625 + 16 अपने पास क्या हुआ? दिस इज द 641। आंसर विल द 641। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड था, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे ये सब। क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस प्री लेवल पे होते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर अगर मैं प्री की बात कहूं, तो लास्ट ईयर प्री में क्वेश्चन का लेवल यही था, इससे ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल आसान सा था। लेकिन आप सबको पता है कि आसान क्वेश्चन होता है, सबके लिए आसान होता है। आसान क्वेश्चन की मीन्स नहीं क्योंकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन और भी कर सकते हो, मुश्किल काम है। अगर आसान क्वेश्चन हो तो प्रत्येक बच्चा उससे बनाएगा, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। और अगर ईजी क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ नीचे जाता है। देखो इस बार क्या होता है, मेरे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, बट आसान भी उतना नहीं होगा। पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो इंक्रीज होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि किसी चुनाव में 15% वोट इनवैलिड हो गए। 15% की मीनिंग क्या होती है बच्चे? 15% की मीनिंग होती है 3/20, मतलब 20 में से सिर्फ 3 लोग इनवैलिड हो गए, मतलब 17 वोट वैलिड हो गए। अब क्या दिया हुआ है कि 1 कैंडिडेट गॉट 68% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जो वोट डाले गए उसका 68% ए को मिला, तो 100 में से 68 ए ले गया, तो बचा बी के लिए कितना? बी के लिए बचा 32। तो ये देखो आप काट दो 8 से या 4 से, क्या यही चीज कॉन्सेप्ट है। मतलब अब यहां मैं काट दूं तो 4 5 जा 4 से कट गया ये 8, 4 2 जा 4 से कट गया ये 25, मतलब 125:34। क्या दिख रहा है? 125 अगर टोटल वोट है तो जो बच गया वोट वो किसको मिला? वैलिड वोट बचा है, किसको मिला? बी को मिला। कैसे? देखो पहले 15% इनवैलिड हो गए,
मतलब 15% की मीनिंग होती है 3/20, तो 20 में से 3 गए, क्या बचा 17 वोट। अब जो वोट डाले गए जो वैलिड थे उसमें से ए को 68% मिला, तो 100 में से 68 ए ले गया, तो जो बचा हुआ किसको मिला होगा, बी को मिला होगा, तो 32 मिला बी को। तो फाइनली जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 125 से 134, मतलब टोटल 125 वोट थे, तो उसमें से बी को कितना मिला 134। अब दिया कि अगर कुल वोट 8,87500 है, कितना गुना दिख रहा है इसका, ये 700 गुना, इसका 700 गुना किया हमने, क्या होगा देखो 28 21 21 2 23, 23,800, तो 23,800 वोट किसको मिला, बी को मिला। क्लियर है। ये रेशियो से बन सकता था या परसेंटेज से भी बन सकता था। अगर परसेंटेज से बनाना चाहते थे 87,500 में 15% इनवैलिड कर दो, आप ऐसे भी सोच सकते थे। ये तो मेथड समझ में आ गया। अगर आप इसे परसेंटेज से बनाना चाहो तो परसेंटेज से भी बना सकते थे कि टोटल 100 वोटर्स थे, 100 में से 15% इनवैलिड हो गए, तो बचा क्या 85। अब 85 बचा, 85 में से इसको मिला 68%, तो 85 का 68 मिला, 85 माइनस 68 नहीं करेंगे, जो वैलिड आया उसका 60%। अगर देता ना कि टोटल वोट का 68% मिला, तब 100 में से 68 माइनस करते, लेकिन वो नहीं है। ये दिया कि जो वैलिड है मत उसका 68% ए को मिला, तो जो बच गया होगा वो क्या होगा 32%। तो अब यह 32% है। क्लियर है। तो अब 85 का 68%, 85 का 32%, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में कि सिंबल्स हमें निकालना था कि बी को कितना मिला, बी को मिला 85 का 32%। देखो 5 से 17 चल गया, 5 से कट गया ये 20, अब 4 से कट गया ये कितनी बार में, या 8, 4 से कटा 5 जा, 4 से कट गया ये क्या हुआ 8, 136/5%, इतना मिला किसको, बी को, 136/5%। अब लिखोगे 100% की वैल्यू, क्या लिखोगे 100% की, देखो कितना कैलकुलेटिव है, 100% की वैल्यू 87,500, तो 136/5% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव है। बेटर था अपना वो मैथड, रेशियो मैथड, रेशियो मैथड से इजीली सॉल्व हो गया। तो रेशियो मैथड आपने देखा होगा ज़्यादा आसान सा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो बेटर है कि रेशियो से। अगर रेशियो से किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15% की मीनिंग क्या होती है, 3/20, मतलब 20 में से कितने बचे 17। अब क्या जो बचे उसका 68% ए को मिला, तो 100 का 68 ए को गया, तो बचा 32, बी को बचा 32। सॉल्व कर दिया, 4 8 जा 4 5 जा 4 2 जा 425, 125 या 34, टोटल वोटर्स 125 हैं और वह क्या है 87,500, 700 गुना, तो इसका 700 गुना, ये कहाँ से है 125 का 875 कितना गुना, 125 यूनिट इक्वल टू 87,500, एक यूनिट की वैल्यू 700, 34 यूनिट की 34 इंटू 700, दिस इज 23,800। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, एवरेज एज ऑफ 9% इज इंक्रीज बाय 1.5 ईयर्स। आपके घर में 9 मेंबर्स हैं, ध्यान से समझना। बेसिक से आप इसे बना सकते हो, बेसिक से मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, मैं इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक तो इसलिए है। आपके पास एवरेज नहीं पता था क्या था, अगर मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं बेसिक पता है, तो अगर मैं बेसिक से देखूं तो आप सबको पता है एवरेज क्या है, नहीं पता। टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन क्या थे 9, तो टोटल सम इक्वल टू क्या हुआ 9a। अब क्या हुआ, नया एवरेज 1.5 इंक्रीज हो गया, तो a प्लस 1.5, क्यों टोटल सम में से क्या गया, 2 बंदे चले गए, एक 35 ईयर्स का चला गया, एक 33 ईयर्स का चला गया, दिया हुआ है। तो अब बंदे कितने 9 और 2 बंदे आ गए, मान लो एक का x रहा होगा, एक y रहा होगा, x प्लस y रहा होगा, और बंदे 9 के 9 ही बचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस क्या हुआ 13.5 इक्वल टू, अब ये सम की वैल्यू क्या है 9a, तो इसकी वैल्यू पुट गया 9a माइनस क्या, दिस इज द 68 प्लस x प्लस y, ये हो गया, गॉट इट। अब क्या हुआ देखो 9a कैंसल, तो अपने पास क्या है 13, यहां से अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ 68 प्लस 13.5, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ 8 3 11 1 81.5, तो x प्लस वाई की वैल्यू 81.5, एवरेज निकालना था, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करूं तो 81.5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 81.5 क्या दिख रहा है 81 वर्ष 0.5 मतलब 6 महीने, 0.5 की मीनिंग क्या हुआ 6 मंथ हुआ, तो 80 का आधा क्या हुआ 40 ईयर्स तो हो ही गया। अब 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स क्या होता है 18 महीने, 12 महीने और प्लस 6 18 महीने, 18 महीने का आधा क्या हुआ 9 मंथ, तो 40 ईयर 9 मंथ्स क्या हुआ इसका एवरेज हो गया। तो यह था इसका बेसिक, लेकिन बेसिक से ज्यादा लेंदी था,
बेसिक आपको सबको समझ में आ गया होगा। एवरेज इक्वल टू सम बाय 9 होता है, सम इक्वल टू 9 हो गया। अब एवरेज हो गया a प्लस 1.5। टोटल सम में से क्या हुआ, 35 और 33 वाले चले गए, दो नए आए गए x और y वाले। टोटल सम बाय 9 किया, 9 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस सम की वैल्यू 9 है, यहाँ पुट कर दिया, दिस x प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई। एवरेज निकालना था दोनों बच्चों का, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 81.5 डिवाइड बाई 2। 80 का आधा क्या हुआ 40, और 1.5 ईयर्स क्या होता है, 1 वर्ष, और आधे वर्ष में 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में तो क्या हुआ 18 महीने, 18 महीने का आधा क्या हुआ 9 मंथ, तो 40 ईयर्स 9 मंथ, 40 ईयर्स 9 मंथ क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ। अब बच्चे क्या है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, 35 और 30 ईयर्स था। क्या अपने पास, अगर मैं बेसिक से बताऊं इसे डायरेक्ट, कि मान लो कुछ एवरेज रहा होगा आपके घर में, मान लो 9 मेंबर्स हैं और आपका एवरेज नहीं पता, लेकिन आपके घर से 2 बंदे जा रहे हैं, एक 35 ईयर्स का है और एक 33 ईयर्स का है, मतलब आपको कितने का घाटा हो रहा है, इसके जाने से 68 का नुकसान है, 68 का नुकसान। लेकिन 2 बंदे आ भी रहे हैं, अब यह 2 बंदे के आने से और इस 2 बंदे के जाने से घर को क्या हुआ, सबका एवरेज में 1.5 का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब 1.5 इंटू 9 मतलब 13.5 का फायदा हुआ। तो बच्चे क्या है कि आपके घर से 2 बंदे जा रहे हैं जिसकी वेट 68 kg थी, और 2 बंदे आ रहे हैं जिसकी वेट पता नहीं, लेकिन उसके आने से सबके जेब में 13.5 एक्स्ट्रा गया, मतलब जो बंदा नया आ रहा है वह क्या होगा, पिछले से 13.5 एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो जो नया बंदा आ रहा है उसकी एज कितनी होगी, 68 प्लस 13.5, मतलब क्या हुआ, दिस इज द 81.5। तो जो नया बंदा आ रहा है उसकी एज जो होगी, एवरेज वेट जो होगी वो 81.5 होगी। एवरेज पूछ रहा था तो एवरेज 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 81.5 बाई 2 तो वही हो गया, 80 का आधा क्या हुआ 40, 40 ईयर्स, और 1.5 मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का क्या हुआ 9 मंथ, तो 40 ईयर्स 9 मंथ। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, जो बंदा जा रहा है 68 का जा रहा है, जो वापस आ रहा है उसके आने से 1.5 का फायदा, तो 9 बंदे हैं तो 1.5 इंटू 9 13.5 का बेनिफिट है। अब यह 13.5 का बेनिफिट कब हुआ, जो गया और वापस आया, तो जो आ रहा है उसके आने से फायदा, मतलब वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, कितना 13.5। तो पहले से जो जा रहा था कितने का 68 का जा रहा था, और प्लस 13.5 ऐड कर दिया, मतलब क्या हुआ 81.5। तो यह 2 का था, एवरेज निकालना था तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया वही हो गया 40 ईयर्स 9 मंथ। क्लियर हो गया होगा सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC, दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। क्या दिया है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B का एंगल बाइसेक्टर, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ C, और C का एंगल बाइसेक्टर, C का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ये इसका है, ये इसका है। यह किस पॉइंट पे मिला, यह मिला पॉइंट D पे मिला। बच्चे याद रखना कि यह एंगल अगर थीटा हो, तो याद रखना यह कॉन्सेप्ट, अगर यह थीटा है यह A है, तो थीटा इक्वल टू होता है A/2, यह होता है थ्योरम। अब यह थ्योरम क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा, SD कार्ड में भी आप देख सकते हो, SD कार्ड में सारा डिटेल में सारा थ्योरम समझा दिया हूँ, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट थ्योरम लिख रहा हूँ। थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है A/2, कब, जब यह एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अंतः कौन समद्विभाजक है और यह बाह्य कौन समद्विभाजक है, दोनों एक दूसरे पर मीट करता है। तो अगर एंगल ये थीटा बना तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस A/2 के बराबर होगी। और यहाँ BDC क्या दिया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बच्चे यह 60 दिया, क्या हुआ 60 इंटू 2 120 रहा होगा, यह एंगल हो गया 120। क्या निकालना है, साइन ABC, साइन BAC, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 प्लस क्या दिया है कॉस ABC प्लस क्या दिया है ACB का सम। तो बच्चे ये 120 है, तो इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो यह क्या हुआ कॉस 60/2 मतलब cos 30। तो साइन 120 क्या होता है, आप सबको पता है साइन 120 √3/2 होता है। साइन 120 क्या होता है √3/2, क्यों साइन 90 प्लस थीटा मतलब cos 30 क्या होता है √3/2। अब cos 60 यहाँ 60/2 यहाँ भी 30 हो गया √3/2, दोनों का ऐड कर दो तो क्या हुआ दिस इज द √3, आंसर विल बी द √3। क्लियर है, आंसर क्या है √3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यह दिया है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास, दिया है कि एक पात्र जो दूध से भरा, इसमें 6 लीटर पानी दूध निकाल कर पानी डाला गया और यह प्रोसेस 2 बार और किया गया, प्रोसेस क्या हुआ 3 बार हुआ। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं, x y x का y 3 सक्सेसिव कॉन्सेप्ट हुआ।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध और पानी का अनुपात 27:9 है, मतलब अब जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 27:9 है, 98 है। मतलब मिल्क कितना भाग है, 27 भाग मिल्क बचा। टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर की मैं बात को दिया हो गया 125 यूनिट मिक्सचर है, तो मतलब टोटल 125 है और मिल्क कितना है, 27 है। यहाँ कभी भी गलती से 27:98 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल्क कितना बच रहा है। पहले प्योर मिल्क था, एक्स मिल्क हमने निकाला, कुछ पानी डाला, फिर मिल्क निकाला, फिर पानी डाला, फिर मिक्सचर निकाला, पानी डाला, मतलब क्या है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी बच्चे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है तो एक्स का वाई, एक्स का वाई, एक्स का वाई क्यों सेम किए, क्योंकि हर बार 6 लीटर हम मिल्क निकाल रहे हैं, बाकी उसी मात्रा में पानी मिला दिया गया। अब मिल्क की मात्रा क्या हो गई, मिल्क और पानी का रेशियो है 27 भाग मिल्क है, कितने में से टोटल, अगर वाटर 98 आया तो मतलब टोटल कितना था, 125 लीटर था, मतलब कह सकते हैं टोटल 125 लीटर में सिर्फ अब 27 लीटर मिल्क बचा, बाकी टोटल क्या आ गया, पानी आ गया। तो पहले क्या था, 125 मिल्क था और अब मिल्क बचा 27। तो यहाँ से मैं देखूँ तो क्या हो गया, देखो ये 5 का क्यूब है और यह क्या है, 3 का क्यूब है। तो ये एक्स क्यू और वाई क्यू का जो रेशियो आया ये आया 5 क्यू 3 क्यू, मतलब एक्स वाई का रेशियो क्या आया 5:3, मतलब यह हो गया 5:3। यह क्या हुआ, 5:3 का प्रोसेस है। और हर बार कितना निकाला गया, 6 यूनिट। तो यहां से क्या हुआ, एक यहाँ 2 यूनिट निकाला जा रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3 क्या हुआ, 15 लीटर। इनिशियली मिल्क जो था वह क्या था, 15 लीटर था। किसी कोई डाउट नहीं, बार फिर से देखो, एक्स का वाई, एक्स का वाई, एक्स वाई, 3 बार यह प्रोसेस हुआ। अब यह जो 3 बार प्रोसेस होने के बाद मिल्क का रेशियो और वाटर का रेशियो 27:98 है, मतलब मिल्क कितना भाग है, 27 भाग, कितने में से टोटल 27 प्लस 98, 27 प्लस 98 क्या हुआ, 125 यूनिट में से, मतलब 125 यूनिट पहले मिल्क था, लेकिन आज मिल्क सिर्फ 27 यूनिट है, बाकी जो 98 है वो क्या है, पानी है। तो मिल्क 125 से घटकर 27 हो गया, कब, 3 प्रोसेस में, मतलब एक्स क्यू और वाई क्यू का रेशियो क्या है, 5:3 क्यू, क्यों, 125 5 का क्यू, 27 3 का क्यू, तो एक्स वाई का रेशियो क्या आया, 5:3, मतलब हर बार प्रोसेस मिल्क और जो निकाला गया वो 5:3 के रेशियो में निकाला गया। तो 2 यूनिट निकाला गया, 2 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, तो इनिशियली कितना था, 5 यूनिट, 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, तो आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये दिया ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब दिया अब अपने पास कि 1 प्लस दिस इज द 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए प्लस -2√3 tan a इसकल टू क्या दिया हुआ, 0। तो बच्चे हम इसे लिख सकते हैं, लिख रहा है कि √3 tan a -1 का ये होल स्क्वायर है, दिख रहा है ये, क्यों, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो √10a -1 का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 10a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज द 1/√3, इट मीन्स कि क्या हुआ 10 30, तो a की वैल्यू हो गई 30। बच्चे a की वैल्यू 30 और a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 60 आ गई, b की वैल्यू 60 आ गई। पूछा क्या जाता है, cosec a, cosec 30, तो cosec 30 प्लस क्या है, sec b, sec 60, तो क्या हो गया, cosec 30 क्या होता है, दिस इज द 2, और sec 60 क्या होता है 2, दिस इज द 2 + 2, क्या आंसर आ गया, 4 आ गया। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान था। लेकिन लास्ट ईयर जो मैं वही बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर जो प्री में क्वेश्चन थे उनका लेवल यही था, इससे टफ नहीं कह सकते, इससे आसान भी नहीं कह सकते, बहुत मॉडरेट लेवल था, बहुत ईजी सा लेवल था। लेकिन मेंस के क्वेश्चंस फिर भी उसके रिस्पेक्ट में टफ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन फिर भी टफ थे क्वेश्चंस। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिया है कि कोई व्यक्ति 11:9 के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, 11:9 के केस में इन्वेस्टमेंट करता है। ए 3 महीने पहले चला जाता है, एंड ऑफ द बिजनेस, मतलब ए ने 9 मंथ काम किया, 1 वर्ष की बात हो रही है, और बी पूरे 1 वर्ष तक रहता है, 12। यह अपने पास क्या है, इन्वेस्टमेंट, और यह है टाइम। आप सबको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइमिंग रेशियो इक्वल टू क्या, प्रॉफिट रेशियो। मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 से 9 कट गया, 11:12, मतलब प्रॉफिट रेशियो जो आ गया वो 11:12 आ गया। अब दिया है कि कुल प्रॉफिट में से 8% वो डोनेट कर देता है। तो बच्चे अगर टोटल 100 में से 8 डोनेट कर दिया, 8% डोनेट कर दिया, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, 92% प्रॉफिट बचेगा ए और बी में।
अब दिया है कि ए का लाभ 880 रुपया है, तो ए को कितना मिल रहा है, यह ए है यह बी है, ए को मिल रहा है 11 भाग कितने में से, 23 में से। टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट बटेगा इन लोगों में, 92% ही तो बटेगा, क्योंकि 8% तो इसने डोनेट कर दिया। तो 8% अगर डोनेट कर दिया है टोटल का, तो बचा 92%। तो 11 भाग मिला कितने में से, 23 में से का क्या, 92% का। 23 फोर जा मतलब ए को मिला 44%। तो ए को 44% प्रॉफिट मिला और ए का प्रॉफिट क्या है 880। 44 टू जा 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 100 इंटू 20, दिस इज द व्हाट 2000। आंसर विल बी 2000। टोटल प्रॉफिट क्या आ गया 2000। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो 11:9 है। ए ने सिर्फ 3 महीने पहले चला गया, मतलब ए ने 9 मंथ काम किया, बी की टाइमिंग है 12 मंथ, मल्टीप्लाई किया 9 कट गया 11-12, ए बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल 100 में से 8% डोनेट हो गया, बचा प्रॉफिट 92% जो ए और बी में बटना है। तो ए को 11 भाग मिला कितने में से, 23 में से। कुल प्रॉफिट क्या है 92%, तो 92% कितना मिला ए को 44%, और ए का प्रॉफिट क्या है 880 रुपया। तो 44% की वैल्यू 880, 100% की वैल्यू क्या हो गई 2000। क्लियर है, तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ 2000। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये आ चुका है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस का क्षेत्रफल 120 है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यह दिया हुआ है 120, मतलब D1 D2 की वैल्यू हो गई 240, यही हो गया 240। अब दिया हुआ है कि सम चतुर्भुज की भुजाएं अभाज्य है। अब क्या क्या हो सकता है 120, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 240 दो नंबर का प्रोडक्ट है, 240 दो नंबर का प्रोडक्ट है बच्चे। तो 240 क्या हो सकता है, 24 इंटू 10 हो सकता है, आई थिंक 80 इंटू 3 हो सकता है, आई थिंक 60 इंटू 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये करना, और आपको ये भी पता है कि यह जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये कंफर्म है कि दोनों का जो आधा होना चाहिए वो ट्रिपलेट होना चाहिए। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो अगर मैं 12 और 10 लिखूं, अगर मैं लिखूं इसको 12 12 और 5 और 5, बच्चे ये क्या है 12 12 24 और 5 5 क्या हो गया टोटल 10, तो 24 इंटू 10 क्या हुआ 240, सेटिस्फाई कर रहा है। और यह 12 है, 5 है, तो यह 13 ट्रिपलेट हो गया। अब यह ट्रिपलेट होगा और दिख गया कि एक अभाज्य संख्या है। तो यह बेसिकली क्या होता है बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या तो अब इसे बेसिक से बनाओ, काफी लेंदी है, तो बेटर है कि हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं अगर ट्रिपलेट पता हो तो। D1 D2 का मल्टीपल्स 240, तो 240 किस तरीके से बांटे ताकि यह ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बने, तो 240 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 मतलब 12 12 5 5, 12 5 का ट्रिपलेट बनता है क्या 13, मतलब यह एक प्राइम नंबर भी दिख गया, सेटिस्फाई कर गया। तो एक भुजा हो गई 13, तो दूसरी भुजा भी 13 13 13, तो इसका परिधि क्या हो गया, टोटल परिमाप क्या हो गया, टोटल 13 13 13 13 52, तो आंसर विल 52। गॉट इट, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिया है कि कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 62.5% अधिक अंकित करता है। बच्चे 62.5% क्या होता है, 12.5% 1/8 होता है, तो 12.5 का 62.5 5 गुना है। आप सबको पता है कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो 62.5% ये इसका दिख रहा है 5 गुना, ये क्या हुआ 5/8, तो 5/8 पर अधिक अंकित करता है, मतलब 8 का क्या हो गया 13 हो गया, अंकित अधिक करता है 8 का 13 हो गया। डिस्काउंट देता है 20%, 20% की मीनिंग क्या हो गई 1/4 मतलब 5 का 4 डिस्काउंट हो गया। अब क्या दिया है फाइनली इसको देखो तो 4 से कट गया 2, 10 का क्या हो गया 13, CP 10 है तो SP 13 है। अब कितना SP उसे मिलता है 1430, तो बच्चे दिख रहा है कि 13 यूनिट की वैल्यू 1430, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1430, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 110। गुरु सर आपको कैसे पता चला ये 110 से क्यों मल्टीप्लाई करो, बच्चे क्या है कि 13 यूनिट की वैल्यू दिया है 1430, तो 1 यूनिट निकालने के लिए 13 से डिवाइड कर दो, 1 1 देखो 110 आ गया। इसी तरीके से अगर टेबल अच्छी तरीके से याद हो तो पता चल जाएगा 13 इंटू 11 143 होता है, मतलब 110 गुना है। तो अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 110 है। बोला प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, कितना प्रॉफिट है बच्चे, देखो तो यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3 इंटू 110 मतलब क्या हुआ 330 का प्रॉफिट हो गया। गॉट इट, हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर सीपी भी निकालते तो 110 को इससे मल्टीप्लाई करो 1100 रुपया की सीपी हो गया, और एसपी क्या हुआ 1430, तो 1430 एसपी है विक्रय मूल्य, और 1130 अपने पास क्या होता 1100 क्रय मूल्य होता, डिफरेंस क्या होता 330 रुपया, प्रॉफिट क्या होता 330 का। यहाँ से भी सोच सकते थे 13 यूनिट की वैल्यू 1430, 1 यूनिट की वैल्यू 110, प्रॉफिट का है 3 यूनिट, तो 3 इंटू 110 330 रुपया का क्या है प्रॉफिट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
दिया कॉट ए कॉट बी साइन सी इक्वल टू √3/2 और tan c की वैल्यू √3 है। बच्चे क्या है, सबसे पहले देखो tan c की वैल्यू √3/2 है, तो ये कब होता है, tan c की वैल्यू √3 दी गई है, तो मतलब c की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये तो फिक्स हो गया, c की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब क्या है कॉट ए, दूसरा क्या दिया है कॉट बी, फिर क्या दिया है साइन सी। अब c की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है √3/2 और इक्वल टू क्या दिया है √3/2, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू क्या 1। तो बच्चे यह फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan A tan B इक्वल टू 1 मतलब a प्लस बी 90 डिग्री, कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 मतलब a प्लस बी 90 डिग्री। यह कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा कि अगर कॉट ए इंटू कॉट बी 1 है तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। क्यों पता चला 90 डिग्री, कॉट बी इट मीन्स क्या हुआ, हम यह लिख सकते हैं कि कॉट बी की जब इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस बी, तो tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 मतलब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है। अब क्या दिया है फाइनल क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। अब लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी। तो बच्चे आप सबको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है। कहाँ से पता चलेगा, देखो आप a की जगह पर लिख सकता हूँ 90 माइनस बी, a की जगह पर लिख सकता हूँ 90 माइनस बी, तो cos 90 माइनस बी क्या होता है साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1। तो यह फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, यह फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1, tan ए tan बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये सारे फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल्स आप एसडी कार्ड में भी देख सकते हो, उसमें सारी फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से मैंने डिसाइड किया। तो फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल्स क्या है, ये फॉर्मूले कहाँ से डिराइव हुए। यहाँ मैं हर फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकता उतनी अच्छी तरीके से, बिकॉज आपको पता है कितना टाइम नहीं होता है कि मैं हर क्वेश्चन पे सारे पूरे थ्योरम्स पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 मतलब a प्लस बी 90 डिग्री, जैसे a प्लस बी 90 डिग्री मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस बी स्क्वायर बी की वैल्यू 1। अब कॉस स्क्वायर सी, अब वहाँ पता चुका है c की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो क्या 1 + 1/4 दिस इज द 5/4, आंसर विल बी द व्हाट 5/4। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दे फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 पाई। आप तो यहाँ इजिली सॉल्व कर सकते हो, आप सबको पता है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर और बाहर, यह होता है इन रेडियस, यह होता है सर्कम रेडियस, परिवृत्त तो अंतःवृत्त, तो आप सबको पता है कि r इक्वल टू 2r होता है, ये तो पता ही होगा, r इक्वल टू 2r होता है, यह भी फॉर्मूला होता है, इसका भी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, r इक्वल टू 2r होता है, क्या होता है साइड बाय 2√3 और साइड बाय √3 होता है कॉन्सेप्ट। तो वो सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होंगी, r इक्वल टू 2r है। तो अब सिंपल सा देखिए कि अंदर वाले का एरिया 4 पाई है, मतलब पाई r स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर की वैल्यू 4, स्मॉल r क्या हो गया दिस इज 2, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर लिखूंगा, तो पाई r स्क्वायर क्या होगा दिस इज द पाई 4 का 4 क्या हो गया 16, आंसर क्या हो गया 16 पाई। तो आप यह भी सोच सकते हो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुनी होती है, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो वह 4 पाई था, क्या आंसर आता 16 पाई। देख के ही इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, क्या होता पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या इन सर्कल का रेडियस का 2 गुना होता है सर्कम सर्कल का रेडियस, किसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, तो 2 गुना है तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना, मतलब उसका 4 पाई है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 16 पाई। तो दैट देख के बस बनाने के क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस को टच करने का नहीं था, क्वेश्चन को देखने का, ऑप्शन देखने का और फाइनली क्लिक कर देने का, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यह क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपने पास देखो कौन कौन सा डेटा दिया है, डेटा दिया है अपने पास सारी लाइंस पैरेलल है, ईजी, यह ई ले लो, यह जी पॉइंट ले लो, अपने पास यह ए है, यह बी है, यह एफ है, यह सी है, यह डी है।
बच्चे सारे लाइंस दिए हुए हैं, GC 10 है, GC 10 है, वह अपने पास उधर EG 5 है, यह CD अपने पास 18 है और अपने पास AB 15 है। AC निकालना है। कंप्यूटर ये क्वेश्चन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास यही कॉन्फर्म सबसे बात कि यह दोनों EFG को देखो और अपने पास DCG को देखो, क्या यह दोनों सिमिलर होगा? क्यों? क्योंकि देखो यह एंगल इसके बराबर, लाइन पैरेलल है तो यह एंगल इसके बराबर, और अपने पास क्या है, सॉरी इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने पास, ऑल्टरनेट एंगल्स, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर दिख रहा है। तो ये क्या हुआ अपने पास, यह हो गया अपने पास कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, साइड का रेशियो, उसके भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो ये 5 है तो यह 10, यह क्या है 5, यह 10, 2 गुना है तो यह 18, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 9 होगी या नहीं होगी? ध्यान से समझना क्या है कि यह दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह 5 है 10, 2 गुना तो यह 18 है, तो इसका जैसे 10 का यह 5 हुआ, हाफ हुआ, तो 18 का हाफ क्या हो गया, यह 9, तो बच्चे यह हो गया 9, तो EF की लंबाई 9 हो गई। कौन से कॉन्सेप्ट से? इस कॉन्सेप्ट से। अब गौर से देखो ABC को गौर से देखो और देखो EFC को देखो, EFC। अगर मैं इसे भूल जाऊं इस चीजों को, यहां से अभी अब सब चीजों को भूल जाऊं, मैं ये देखूं सिर्फ, क्या ध्यान देना है कि EFC, यह EFC और ABC, क्यों? यह लाइन इसके पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर हुआ। ट्रायंगल सिमिलर से भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लिख सकता हूँ CE बाय क्या, CA या AC, EF बाय क्या, AB, EF बाय AB लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, CE बाय CA इसका टू क्या, EF बाय AB लिख सकता हूं। अब CE कितना है, C यहां से देखो 10 + 5 15, AC नहीं पता, EF कितना हुआ 9 और AB कितना हुआ 15। अपने पास क्या दिख रहा है यहाँ, 3 3 जा 3 5 जा, तो क्या हुआ 3 से 5 जा, तो AC इसका टू क्या हुआ 25, तो AC आ गया 25। जैसे AC की वैल्यू 25 आई, आंसर क्या निकालना था, AC निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखो डेटा भी चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फिर से रिपीट कर देता हूं जिनको नहीं समझ में आया। बच्चे यह देखो 5 10 था तो यह 18, यह 9 हो गया, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे यह 9 हो गया इसे भूल जाओ, क्यों, सिमिलरिटी से। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसका रेशियो, 9/15, 9/15। इसका रेशियो क्या है, CE 15 हो गया और CA/CA, AC क्या हुआ 25 हो गया। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये अपने पास क्वेश्चन एक दिया है, AD एक परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि A है, यह B है, यह C है, AD परपेंडिकुलर है ABC के एंगल बाइसेक्टर, यह इसका एंगल बाइसेक्टर है, इस पर AD जो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया, AD परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ दिस वन, इसको इस तरीके से मिला दो। अब यह क्या है कि देखो इसमें यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, और यह परपेंडिकुलर, यह 90 है, अभी 90, ये 90 90 है, ये 90 90। हमने क्या किया, उसको E बिंदु पे, AC को मीट करता है E बिंदु पे, यह E बिंदु है, इसको हमने M पॉइंट ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, M पॉइंट। अब ध्यान से देखना ABC, मैं यहाँ ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यह एंगल इसके बराबर, यह पॉइंट मान लो D पॉइंट है, यह D पॉइंट, तो यह 90 या 90 एंगल बराबर, मतलब यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि देखो यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, एक साइड कॉमन, तो एंगल साइड से यह क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, अपने पास सर्वांग सम, तो साइड बराबर हो जाएगा, तो यह भी दोनों के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस ये याद रखना है कि यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? अब क्या पूछा जा रहा है कि AC की लंबाई 12 है तो AE की लंबाई याद करनी। तो यहाँ याद रखना कि AD और DM का रेशियो आपस में क्या है, बराबर। AD/DM क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अब त्रिभुज देखता हूं मैं AMC को, गौर से देखो AMC, यह D है और E है। क्या दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में कि DE पैरेलल टू BC, तो DN पैरेलल टू BC, यह DE पैरेलल टू BC है, मतलब त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस थ्योरम, यह इन दोनों का अनुपात आपस में, ये दोनों दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है,
क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो कि यह लाइन इसके पैरेलल है और यह दोनों इसके बराबर है, तो यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या दिया कि AE AC दिया हुआ है, AC 12, यह टोटल 12 है, तो यह क्या हो गया 6, तो AE की लंबाई क्या हो गई 6 हो गई, तो AE की लंबाई 6। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, यह एंगल बाइसेक्टर, यह 90 बना रहा है, यह भी 90, जैसे हुआ मतलब यह दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब यह साइड इसके बराबर है, मतलब AD और DM बराबर है। अब देखो AMC में यह लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, यह इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम से यह भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। थेल्स थ्योरम मिड पॉइंट है। अब थेल्स थ्योरम क्या है, जिनको नहीं पता है उनको फंडामेंटल सीखना होगा, और फंडामेंटल्स के लिए आप पहली बात कर चुका हूँ कि SD कार्ड में देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल को डिस्कस किया। हर तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ है, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं SD कार्ड में, लेकिन वो सारा रिजॉल्व हो गया है। जिनका भी प्रॉब्लम था उन सबको फिर से दोबारा भेजा जा रहा है। आपको SD कार्ड जिसमें भी प्रॉब्लम है आप मेल करो, आपको SD कार्ड फिर से दे दिया जाए। जब मिल जाएगा वो SD कार्ड फिर आप उसे एक्सचेंज कर देना। क्लियर है? तो अपने पास था ये, क्या इस तरीके से हमने कर लिया, सॉल्व हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये। दिया है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ज्योमेट्री की क्लास में भी ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ज्योमेट्री की जो क्लास मैंने लिया था उस क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया था। ABC, किसी त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि B π/3, मतलब यह 60 डिग्री है, यह 45 डिग्री है। यह अपने पास दिया हुआ है कि D पॉइंट डिवाइड BC को क्या 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बोला फाइंड द एंगल ऑफ BAC और CAD, तो मैंने उसमें भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ये एंगल मान लो अल्फा है या बीटा है, तो साइन अल्फा बाय साइन बीटा का पूछ रहा है। तो मैंने उसमें बेसिक से भी बताया था ज्योमेट्री की क्लास में, और उसका शॉर्टकट भी समझाया था। शॉर्टकट क्या समझाया था कि अगर साइन अल्फा साइन बीटा पूछे तो डायरेक्ट यह क्या है 1 BD, क्या हो गया 1, तो BD इंटू क्या है साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 अपॉन क्या है CD, और साइन 45 क्या आता है 1/√2। तो बच्चे क्या हुआ BD/CD 1/3 √3/2 इंटू क्या √2/1। गॉट इट? देखो ये कट गया √3 आ गया, ये कट गया √2 आ गया, कितना आंसर आ गया 1/√6। आंसर विल 1/√6। कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? मैं ऑलरेडी इसका बेसिक जो है वो बता चुका हूँ ज्योमेट्री की क्लास में, तो आप ज्योमेट्री की क्लास देख लेना। 40 डेज प्लान में ज्योमेट्री की क्लास में उसका बेसिक फंडामेंटल समझाया था। यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। क्या जब भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो अल्फा बाय बीटा निकालना, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्या हो 1 अपॉन साइन 60 अपॉन क्या 3 इंटू साइन 45। तो ये 1 और 3 का रेशियो आया BD और CD का। यहाँ साइन 60 है, यहाँ साइन 45 है, पुट कर दिया, आंसर आया 1/√6। क्लियर था बच्चे? यह था मॉक टेस्ट डिस्कशन, मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन था। मॉक टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया एक बार जरूर मॉक टेस्ट देना। हाँ, 1-2 मिस्टेक्स थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगली बार से वो मिस्टेक्स ना हो। 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक था, लेकिन मैंने इसमें पूरी अच्छी तरीके से सुधार दिया। क्लियर है? तो मैथ की पाठशाला में अब हम वेडनेसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को जो क्लास होगी वो होगी प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस की क्लास मंडे को भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी अपने पास वेडनेसडे को 9:45 से। उसके बाद फ्राइडे को जो क्लास होगी वो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास होगी। फ्राइडे को 9:45 पे जो क्लास होगी वह ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी, जबकि वेडनेसडे जो आई थिंक क्लास होगी वह होगी प्रॉफिट लॉस पे। क्लियर है? तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।